स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस एज अ सिक्योरिटी टूल या इंश्योरेंस सिक्योरिटी टूल के रूप में क्यों यूज होता है। इसके लिए सबसे पहले हम जिस टीचर जाएंगे, इंश्योरेंस का मीनिंग आप सबको मैं पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। अब जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी वो है सोशल सिक्योरिटी, यानी कि सोशल सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, साधारण अर्थ में सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन जो कि एक सोसाइटी जो है अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करती है। किसी भी इंसिडेंट पर अगर उसके साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है जिसके ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ऐसे इंसिडेंट्स के केस में सोसाइटी जो भी अपने मेंबर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उसको हम कहते हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी है। अब किस किस केस में वो ऐसे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो पहला आता है डेथ या डिसेबिलिटी। मान लीजिए कि किसी वजह से किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब डेथ किस वजह से हो सकती है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो गई किसी वजह से, अचानक से हार्ट अटैक आ गया, कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो जो व्यक्ति की डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है, डिसेबिलिटी का मतलब है कि व्यक्ति किसी वजह से अपंग हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अपंग किस वजह से होगा, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट उसका हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया या रोड पर एक्सीडेंट हो गया और वो डिसेबल हो गया, परमानेंटली डिसेबल हो गया या टेम्परेरी रूप में डिसेबल हो गया, तो इसे हम कहेंगे कि अब वो कमाने के लायक नहीं रहा, यानी कि उसकी इनकम का सोर्स चला जाता है। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, आजकल कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो बहुत सारे लोगों की नौकरी जा रही है। पिछले साल लॉकडाउन हुआ तब भी बहुत सारे लोगों की नौकरी गई। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो भी उसकी इनकम का सोर्स चला जाता है। इसी तरह डिजीज, अगर वो बीमार हो जाता है, मान लीजिए उसे कोई बीमारी हो जाती है तो भी वो अपनी जॉब पर नहीं जा पाता या अपने काम पर नहीं जा पाता या अपनी दुकान नहीं खोल पाता, तो भी जो है सिकनेस की वजह से उसकी इनकम का जो सोर्स है वो खत्म हो जाता है। इसी तरह ओल्ड एज में आप सभी जानते हैं कि हम लोगों को जो है एक सिक्योरिटी की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा शरीर इतना नहीं होता कि वो इतना काम कर सके, तो वहां भी हमारी इनकम जनरेशन कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन खर्चे हमारे कम नहीं होते। क्योंकि खर्चे हमारे कम नहीं होते तो नेचुरली है कि हमें इस समय सोशल सिक्योरिटी की जरूरत होती है या हेल्प की जरूरत होती है। खास तौर से उन लोगों को जो कि केवल हैंड टू माउथ कमाते हैं अपनी पूरी जिंदगी में, या जिनकी बहुत सारी सेविंग नहीं हो पाती। अब हम जो है डेफिनेशन देखेंगे तो विलियम वेब्रिज ने डिफाइन किया है सोशल सिक्योरिटी को, कि सोशल सिक्योरिटी वो मीन्स है इनकम को सिक्योर करने का, जो कि जो है किसी तरीके से इंटरप्ट हो जाती है। इंटरप्शन के कौन से रीजन है जो मैंने आपको ऊपर बताए, पहला जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, एक्सीडेंट अगर आपका हो जाता है, तीसरा, ठीक है, और टू प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट थ्रू ओल्ड एज, या ओल्ड एज की वजह से आप अगर कमाने के लायक नहीं रहते या आपकी इनकम का सोर्स बंद हो जाता है तो भी आपको सोशल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह जो है किसी भी लॉस के अगेंस्ट जो है सपोर्ट प्रदान करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए तो वो पूरा परिवार अगर उसी व्यक्ति के बेस पर चल रहा है और उस व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो नेचुरली है कि पूरा परिवार का सपोर्ट सिस्टम चला जाता है और सड़क पर आ जाता है। तो इस तरह के खर्चों को मीट आउट करने के लिए भी हमें जो है इस परिवार को सपोर्ट करने के लिए भी सोशल सिक्योरिटी चाहिए। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे होते हैं व्यक्ति की लाइफ में जहाँ की उसके खर्चे एक्सेप्शनली बढ़ जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा बर्थ, डेथ और मैरिज। वीफ्रेस ने ये तीन मेन कारण बताए हैं, जबकि व्यक्ति के खर्चे सामान्य दिनों से ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब घर में बच्चे का जन्म होता है, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या हमारे घर में कोई मैरिज होती है, तो नेचुरली हम नॉर्मल मनी में काम नहीं चला सकते, हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहिए होता है, क्योंकि हमारे खर्चे जो है वो एक्सेप्शनल हो जाते हैं। अब आता है कि सोशल सिक्योरिटी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्या क्या जरूरत है। तो मैंने भी आप सबको बताया कि हम सबको अपना एक लिविंग के लिए या जीने के लिए आज की तारीख में पैसा अवश्य चाहिए, क्योंकि हम सारी चीज़ें पैसे से ही खरीदते हैं, तो हमें ये जरूर चाहिए। लेकिन इसी तरह जो नीडी पीपल होते हैं या हेल्पिंग पीपल होते हैं, उनको जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे, क्योंकि उतना धन उन्हें निकला रहे जिससे कि वो क्राइम की तरह मुंह ना हो या वो भूख वगैरह से ना मरे, तो स्टेट को उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। अब कौन कौन सी सिचुएशंस में सोशल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, मैंने आपको पहले भी बताया, फिर आपको बता रही हूँ
पहली सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए जब तक दुनिया में प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं थी, एग्रीकल्चर जमाना था, तब तक बिजनेस में कोई साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस नहीं होते थे। लेकिन आज की डेट में जहाँ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है तो बिजनेस में साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, कभी जो है ज़्यादा और कभी कम। जो है बिजनेस में साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस की वजह से कभी स्लम्प आता रहता है, कभी प्रॉब्लम होती रहती है। तो ऐसे केस में व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड हो जाता है या उसकी नौकरी चली जाती है, जैसे कि लास्ट ईयर लॉकडाउन के केस में हुआ या कोरोना पेंडेमिक के दौरान हुआ। इसी तरह अगर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो बीमार के टाइम भी वो जो है अपनी जॉब पर नहीं जा पाता और उसको सिकनेस की वजह से या तो उसकी जॉब छूट जाती है या उसको छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, तो उसकी अर्निंग जो है, इनकम जो है वो हैम्पर हो जाती है। तीसरा, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि किसी व्यक्ति का फैक्ट्री में काम करते टाइम हाथ मशीन में आ गया, उसका हाथ कट गया इस वजह से, या उसको करंट लग गया, या वो केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा था, अचानक से उसके ऊपर केमिकल गिर गया, या और कोई मिस हैपनिंग हो गई, या जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी हुई जिसमें गैस लीकेज की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोग अपंग हो गए। तो इस तरह के इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते रहते हैं जहाँ की हमें सोशल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। इसी तरह ओल्ड एज। ओल्ड एज वो टाइम है जबकि आपको एक टाइम के बाद जो है सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो वहाँ पर भी हमें सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा लॉकडाउन, जैसे कि कोरोना पेंडेमिक के टाइम पिछले साल में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, तो बहुत सारे लोगों का जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो खत्म हो गया। या इस वजह से किसान आंदोलन चल रहा है जिसकी वजह से बहादुरगढ़ साइड की 250 फैक्ट्रियों का वर्क हैम्पर हो रहा है, और वो कुछ लोगों को इस वजह से नौकरी से निकाल देते हैं या नौकरी उनकी हैम्पर हो जाती है, कुछ को जो है परफेक्ट लीव पर भेज देते हैं। तो इस वजह से भी आपकी इनकम जो है हैम्पर हो सकती है, और ऐसे केस में भी व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है गरीब व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना। गरीब को प्रोटेक्ट कैसे करना? गरीब और वर्नरेबल व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना और ये एश्योर करना कि वो अपना जिस भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जी रहा है उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो जीता रहे। तो इसलिए जो है सोशल सिक्योरिटी के जो मेन ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं वो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला एम जो सोशल सिक्योरिटी का है वो है कंपेंसेशन, यानी कि आप व्यक्ति को कंपेंसेट करेंगे। कंपेंसेट किस केस में करेंगे? मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है या किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अगर कि व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसकी पूरी फैमिली उसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो नेचुरली उसका कंपनसेशन कंपनी को करना पड़ता है। या उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो या तो जो है डिसेबल हो जाता है, फुल्ली डिसेबल हो जाता है या पार्शली डिसेबल हो जाता है, तब भी उसे हमें एक कंपनसेशन देना पड़ता है। दूसरा एम जितने भी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनका ये है कि वापस रिस्टोर करना, यानी कि वापस उस व्यक्ति को उसी लेवल पे लाके खड़ा कर देना जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वो जी रहा था और उसकी हेल्प करना। तो ऐसे में जो है उसको रिस्टोर करना ये उसका अनदर काम है। तीसरा जो इसका एम है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स का वो है प्रिवेंशन, यानी कि ऐसी चीजों को रोकना जिससे कि जो है दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो और व्यक्ति जो है इस तरह से वापस अपने उस हालात के अंदर ना चला जाए। अब आता है इसकी सोशल सिक्योरिटी क्या केवल अभी का फीचर है या ये पहले भी समाज में चलती थी? तो मैं यहाँ आपको ये बात क्लियर कर दूं कि सोशल सिक्योरिटी आज से शुरू नहीं हुई। सोशल सिक्योरिटी बहुत समय से सोसाइटी में चली आ रही है और इसके एग्जाम्पल हम अपने आसपास ही देखते हैं। जब तक प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं थी, व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप नहीं थी, उस समय जो काम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम जो करता था हमारी सोसाइटी में वो करती थी जॉइंट फैमिली। आपने अक्सर ये बात सुना होगा कि उनकी बुआ विडो हो गई, बहन विडो हो गई, तो वो जो विडो सिस्टर है और उसके जितने भी बच्चे होते थे उसको जो है उस विडो सिस्टर को और उसके बच्चों को पालने का काम वो फैमिली किया करती थी। इसी तरह हमारी कास्ट, इसी तरह गिल्ड ये काम किया करते थे पुराने जमाने में। आज के जमाने में भी आप देखिए विलेजेस में तो विलेज कम्युनिटी मिलकर के ऐसे परिवारों की देखभाल करती हैं। मान लीजिए अगर किसी घर में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उनकी कन्या विवाह लायक है और उस परिवार के पास पैसे नहीं है तो विलेज के सारे लोग इकट्ठा करके पैसे इकट्ठे करके उस लड़की की शादी कर देते हैं। या फिर मान लीजिए कि जो है
अगर कोई किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, उनके पास फ्यूनरल के लिए पैसे नहीं हैं या और कामों के लिए पैसे नहीं हैं, तो विलेज के सारे लोग मिलकर के ये काम करते हैं। बड़ा आप गांव में जो कम्युनिटी हाउसेस देखते हो, कम्युनिटी बरात घर देखते हो, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके बाद जैसे जैसे लोग कास्ट सोसाइटी आगे बढ़ा तो रिलीजन इंस्टीट्यूशंस आए, ये भी ये सोशल सिक्योरिटी का काम करने लगे। आपने अपने देश में देखा होगा कि गुरुद्वारों में लंगर चलता है। लंगर किन के लिए चलता है? गरीब लोगों के लिए चलता है। कोई भी व्यक्ति आए उसमें खाना खा सकता है, कर सकता है, बिना किसी कॉस्ट के फ्री में उसको ये अवेलेबल किया जाता है। बहुत सारे गुरुद्वारे स्कूल्स चलाते हैं, हॉस्पिटल्स चलाते हैं। जैन धर्म के मंदिरों में भी आपने देखा होगा, शिरडी के साईं बाबा का भी देखा होगा, माता वैष्णो देवी का भी देखा होगा। तो ये सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं ट्रेडिशनली ये सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारी जितनी भी ट्रेडिशंस हैं वो सारी भी इसीलिए बनाई गई थी कि वो एक सोशल सिक्योरिटी का काम करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, आपने नोट किया है कि जब किसी बच्चे का किसी घर में बर्थ होता है और सोसाइटी के लोग उसे देखने के लिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस बच्चे के हाथ में पैसा रखते हैं। आजकल तो डॉक्टर ये कहते हैं कि पैसा नहीं है, आप इसको इन्फेक्शन दे, लेकिन जो उसके हाथ में पैसा रखते हैं, आप जानते हैं प्रैक्टिकली ये ट्रेडिशन क्यों शुरू हुआ? ये प्रैक्टिकली ट्रेडिशन इसीलिए शुरू हुआ, जो बात मैंने आपको पिछले स्लाइड में विवरेज की डेफिनेशन में बताई थी, कि विवरेज ये कहते हैं कि 3 मौके ऐसे हैं इंसान की लाइफ में जब उसके खर्चे जो है एक्सेप्शनली बढ़ जाते हैं। पहला है बर्थ, दूसरा है डेथ और तीसरा है मैरिज। और आप देखिए इन तीनों ही जगह पर हमारी कल्चर में ये प्रावधान है कि बर्थ पर जाएंगे तो बच्चे के हाथ में नेक के नाम से पैसे पकड़ाएंगे, डेथ पर जाएंगे तो आप देखिए जिस दिन तेरवा होता है और तेरहवें में जब पगड़ी रस्म होती है भोग के बाद, तो देखिए सब लोग जो है, जो भी लेडी विडो हो जाती है या अगर किसी परिवार में लेडी की डेथ होती है तो उसके बच्चों के हाथ में बड़े लोग जो है, नाना मामा फूफा वगैरह, ये सब लोग पैसे रखते हैं। और जब ये लोग पैसे रखते हैं, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये था कि पुराने समय में लेडीज कमाती नहीं थी। ऐसे केस में अगर ये परिवार मेन पर्सन के जाने की वजह से वर्नरेबल हो गया है तो उसकी सपोर्ट करने के लिए ये मनी उसको दिया जाता था। तो इसी तरह मैरिज, आपने देखा है मैरिज में जो भी जाता है वो शगन देकर के जरूर आता है। आजकल हम इस शगन का मजाक बनाते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली ये सिस्टम इसीलिए शुरू हुआ ताकि समाज में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि ये पता है कि मैरिज में बहुत एक्स्ट्रा खर्चा होता है। अब अगर कोई परिवार उस खर्चे को करने में समर्थ नहीं है तो ये जो नेक का मनी है या शगुन का जो मनी होता है लिफाफा, ये बहुत मदद करता है उन परिवारों की उस खर्चे को या सारे पेमेंट्स को बाद में आराम से करने में। तो ट्रेडिशनली भी हमारे देश में जितनी भी कल्चर है या जितने भी ट्रेडिशंस बनाए गए हैं, प्रैक्टिकली उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है। और इसके बर्थ डेथ मैरिज इन सब पर शगुन देने का रीजन भी ये सोशल सिक्योरिटी का ही रीजन था, ताकि वो परिवार जो ये एक्सेप्शनल खर्चा उठाने की स्टेज में नहीं है, उनको जो है ये एक्सेप्शनल खर्चा प्रोवाइड किया जा सके और जो है वो ये खर्चे को प्रोवाइड कर सके। देखिए इसके बाद अब आता है कि जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है ये सिस्टम सोशल सिक्योरिटी का वर्ल्ड में कहाँ शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। कुछ बुक्स में आपको जर्मनी का नाम भी दिया होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये सिस्टम यूएसए में शुरू हुआ मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम, क्योंकि सबसे पहले मैक्सिमम इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप और अमेरिका में शुरू हुआ। तो जब वहाँ इंडस्ट्री आई तो वहाँ के लेबर क्लास को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इन केस ऑफ सिकनेस डेथ या फिर आपकी एम्प्लॉयमेंट इंजरी एक्सीडेंट के टाइम उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रैक्टिकली ये सोशल सिक्योरिटी मेजर शुरू हुआ, और ये शुरू हुआ यूएसए से। इसके बाद जो है सोशल सिक्योरिटी का मेजर जो आया वो सोशल इंश्योरेंस सिस्टम के नाम से जाना गया, और ये फर्स्ट मेजर स्टेप था सोशल इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी के एरिया में। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी सोशल इंश्योरेंस क्या होता है। 1935 में एक एक्ट आया अमेरिका में जिसमें ओल्ड एज पेंशन सिस्टम वहां पर शुरू किया गया। इसी तरह 1938 में वहां पे एक सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया गया, जो कि जिसका मेन काम ये था कि समाज में जितने भी लोग हैं जिन्हें सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है उनको सोशल सिक्योरिटी किस तरीके से प्रोवाइड की जाए। लेटर ऑन जो है सोशल सिक्योरिटी डिफरेंट कंट्रीज में बड़े डिफरेंट फॉर्म में आया, हमारे देश में भी आया जब हम आजाद हुए, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई संस्था है जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के लिए
जो है रूल्स बनाती है, जिसको सारे कंट्री फॉलो करते हैं, तो उसका नाम है ILO। ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO जो है हर साल बड़ी तो सारी कन्वेंशंस करता है, कॉन्फ्रेंसेस करता है, जिसमें कि सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स के लिए ये बहुत सारे प्रोविजन करता है, और कन्वेंशंस में ये सारी चीज़ें पास होती हैं। तो इसकी इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस थी नंबर 152 जो कि 1952 में हुई थी, जिसमें ILO ने 9 कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए, जिसमें कि सरकार को लोगों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये 9 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है मेडिकल केयर। ILO का ये कहना है कि गवर्नमेंट को जो है लोगों को मेडिकल केयर प्रोवाइड करनी चाहिए। आप कोरोना के टाइम देख ही रहे हैं कि किस तरह लोगों को परेशानी हो रही है और मेडिकल केयर की जरूरत है। तो ILO के लिए पहला कंपोनेंट जो आइडेंटिफाई किया सोशल सिक्योरिटी का, वो मेडिकल केयर था, क्योंकि मेडिकल केयर की वजह से बहुत सारे परिवार जो है वो वापस जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं। दूसरा मेन चीज जिसके लिए ILO ने बोला वो था सिकनेस बेनिफिट, यानी कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और वो अचानक से बीमार पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो 15-20 दिन काम पर नहीं आ पाता या 2-3 महीने नहीं आ पाता, तो न केवल उसकी सैलरी को प्रोटेक्ट किया जाए, बल्कि उसको जॉब से ना निकाला जाए और सिकनेस का बेनिफिट भी दिया जाए, यानी कि उसे पेड लीव प्रोवाइड की जाए। इस बात को ILO ने बोला गवर्नमेंट को कि इसकी रिगार्डिंग हर गवर्नमेंट को अपने कानून बनाने चाहिए। तीसरा जो था वो था अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड हो जाता है, तो उसको जो है गवर्नमेंट को उस दौरान अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता प्रोवाइड करना चाहिए, जब तक कि उसको एम्प्लॉयमेंट दोबारा नहीं मिल जाता। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की बात ILO करता है। चौथा सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट जो उसने बताया वो था ओल्ड एज बेनिफिट। लेकिन हम सबको एक टाइम के बाद ओल्ड एज में आना ही है। मैंने पहले ही बोला कि ओल्ड एज पे हमारी जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो ओल्ड एज का बेनिफिट बनने को मिलना चाहिए कि अगर कोई आदमी 60 साल तक आपके पास काम कर रहा है, तो आप उसे पेंशन के रूप में दीजिए या आप उसे किसी और वे में मदद कीजिए, तो ओल्ड एज बेनिफिट पर्सन को मिलना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट, यानी कि अगर मान लीजिए काम के दौरान किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है या कोई भी एक्सीडेंट की वजह से वो डिसेबल हो जाता है काम करने के लिए, तो उसको एम्प्लॉयमेंट इंजरी बेनिफिट मिलना चाहिए और उसकी जो डिसेबिलिटी हो गई है उसको कंपेंसेट करना चाहिए कंपनी को किसी ना किसी वे में। इसी तरह छठा मेजर है फैमिली बेनिफिट, यानी कि अगर काम के दौरान किसी भी अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है, किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसकी फैमिली को गवर्नमेंट को जो है एक बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि वो फैमिली सड़क पर ना आए। एक और बेनिफिट जिसकी बात उन्होंने बोला वो था मेटर्निटी बेनिफिट। मेटर्निटी बेनिफिट का क्या मतलब है? तो देखिए, मेटर्निटी वो टाइम है प्रेगनेंसी, जबकि कुछ समय तक कोई भी लेडी काम करने की स्टेज में नहीं होती, लास्ट के 2-3 महीने और बच्चा जब हो जाता है, तो ये बोला उन्होंने कि मेटर्निटी बेनिफिट उस टाइम लेडीज को, वर्किंग लेडीज को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो अपनी भी केयर कर सके, अपने बच्चे की भी केयर कर ले सके। और गवर्नमेंट इस बात का प्रोविजन करे कि उस दौरान उनकी जॉब नहीं जानी चाहिए और हो सके तो उसे फुल पेमेंट या हाफ पेमेंट जरूर वो कंपनी प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है इनवैलिडिटी बेनिफिट और इसी तरह सर्वाइवर बेनिफिट, यानी कि अगर उस फैमिली में कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके छोटे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को जो है वो सर्वाइवर बेनिफिट मिलना चाहिए और बच्चों को कंपेंसेट किया जाना चाहिए, ताकि वो बच्चे जो है वो पुअर क्लास के अंदर ना चले जाएं। तो ये 9 कंपोनेंट्स थे जो कि ILO ने आइडेंटिफाई की हैं, जिस पर कि गवर्नमेंट को सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड करने चाहिए और डिफरेंट किस्म के कानून जो है वो बनाने चाहिए। अब आता है कि कौन क्लेमिटी के टाइम व्यक्ति के पास कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। देखिए, जब भी हमारे परिवार के ऊपर कोई मुसीबत आती है, तो सबसे पहले हम जिस चीज से खर्च करते हैं वो होता है सोशल सेविंग्स। हमारी सेविंग्स का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हम अपनी सेविंग को खर्च करेंगे, लेकिन सेविंग एक बहुत रिलायबल सोर्स नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद सेविंग, अगर आपकी इनकम खत्म हो जाती है, तो आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो वो डिप्लीट हो जाती है। तो और अगर क्लेमिटी इस तरीके की है कि आप परमानेंटली डिसेबल हो गए हैं या आपको कोई ऐसी बीमारी लग गई है कि जिसकी वजह से आप काम पर नहीं जा सकते, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।
दूसरा तरीका ये है कि मुसीबत के टाइम आपको चैरिटी दी जाए, यानी कि लोग आकर के आपकी मदद करें, लेकिन चैरिटी की भी एक सीमा है। चैरिटी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चैरिटी करने वाले व्यक्ति या संस्था के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब तक आपकी मदद करेगा और किस दिन वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये पूरी तरह वॉलंटरी होती है, आप इसमें कंपेल नहीं कर सकते। तो ये भी बहुत रिलायबल मेथड नहीं माना जा सकता व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मेजर प्रोवाइड करने का। तीसरा तरीका जो आजकल सबसे रिलायबल माना जाता है वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के थ्रू व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है, और सोशल सिक्योरिटी के थ्रू उसे जो है उतना ही स्टैंडर्डाइज बनाया जा सकता है जितना कि क्या कहते हैं वो पहले की स्टेज में था। अब आता है कि इस समय इंश्योरेंस की जरूरत ही क्यों है, और इंश्योरेंस को हम सोशल सिक्योरिटी का सबसे रिलायबल मेथड क्यों मानते हैं। तो इसका पहला कारण ये है कि ट्रेडिशनल सिस्टम जो सोशल सिक्योरिटी के थे, जो जिसके बारे में अभी आपसे बात कर रही थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम या सोसाइटी की हेल्प एट द टाइम ऑफ डेथ, मैरिज, वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ना तो अब जॉइंट फैमिलीज बची हैं, ना ही लोगों के पास इतना पैसा है, लोगों के खर्चे भी इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो किसी पूरी फैमिली को अपने बेस पे सर्वाइव करा सके। ना मामा के पास इतना पैसा है, ना नाना के पास, कि अगर बहन विडो हो जाए और उसके बच्चों को पढ़ाना पड़े तो वो सारी जिंदगी उसकी पढ़ाई का खर्चा और सारे खर्चे उठा सके। तो ऐसे केस में हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि रिलायबल भी हो और व्यक्ति को पूरी लाइफ टाइम सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सके, और इसमें इंश्योरेंस जो है वो बड़े रिलायबल रूप में हमारे सामने आता है। इसी तरह जिस तरह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है और हमारी नीड्स जो है दिन पे दिन इंक्रीज हो रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि चैरिटी जो है वो हमारी उस नीड को फुलफिल कर सके। चैरिटी से आपको क्या मिलेगा? चैरिटी से थोड़ा बहुत आपको खाना कोई दे देगा, कभी कपड़े प्रोवाइड कर देगा, कभी कोई थोड़ी बहुत पैसों की मदद कर देगा। इसी तरह सोशल असिस्टेंट, इससे भी आपको क्या मिलेगा? हाँ, बहुत कुछ समय समय तक गवर्नमेंट भी आपको सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर सकती, इसलिए इंश्योरेंस जो है वो बड़ा रिलायबल मेथड माना जाता है किसी भी चीज को व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, या जो है ऐसी अनफॉर्चुनेट स्थिति में व्यक्ति की मदद करने के लिए। इसी तरह आजकल एक और प्रॉब्लम है कि चैरिटी लेने में व्यक्ति का आत्मसम्मान प्रभावित होता है। तो उसका जब सेल्फ रिस्पेक्ट प्रभावित होता है तो वो ना तो चैरिटी लेना चाहता है, ना ही किसी के आगे हाथ फैलाकर अपने मांगना चाहता है। लेकिन ये सब हम सब जानते हैं कि हम सबकी जरूरतें हैं और हम सबका एक कंजम्पशन का लेवल है, यानी कि हम सबको मिनिमम मनी चाहिए ही चाहिए अपनी डेली की नीड्स को पूरा करने के लिए। ये बात आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन की थ्योरी बताती है कि व्यक्ति चाहे कमाता हो या ना कमाता हो, पर उसका कंजम्पशन जरूर होता है, खर्चे जरूर होते हैं। तो सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से चैरिटी को भी हम एक रिलायबल मेजर नहीं मान सकते। इसी तरह बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से आज स्टेट के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी जिंदगी बिठा करके आपको खिला सके, या किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को जो है सारी जिंदगी बिठा के खिला भी दे, एजुकेशन भी दे दे, उसकी शादी भी कर दे, ये किसी स्टेट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में इंश्योरेंस एक रिलायबल मेथड के रूप में सामने आया है, सोशल सिक्योरिटी टूल के रूप में, और इसीलिए इंश्योरेंस को सबसे रिलायबल मेथड माना जाता है सोशल सिक्योरिटी के टूल का। और इसमें जो है सबसे चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फायदा क्या क्या होता है इंश्योरेंस का। देखिए एक चीज मैं यहाँ आपको और बता दूं, ये दो चीजें होती हैं, सोशल असिस्टेंस और सोशल इंश्योरेंस। सोशल असिस्टेंस का मतलब है कि जहाँ पे गवर्नमेंट आपकी मदद करती है बिना किसी प्रीमियम को लिए या बिना किसी आपसे कोई भी मनी का कंट्रीब्यूशन ले, लेकिन इंश्योरेंस पे मनी आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। कल जब मैं आपको प्राइवेट इंश्योरेंस और सोशल इंश्योरेंस पढ़ाऊंगी तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी कि प्राइवेट इंश्योरेंस और सोशल इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है, तब मैं आपको इसको डिटेल की जानकारी दूंगी। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि इंश्योरेंस जो है उसका आजकल सोशल सिक्योरिटी के रूप में उसे सबसे रिलायबल सोर्स के रूप में माना जाता है, क्योंकि उससे एक फायदा तो होता है कि अगर व्यक्ति ने इंश्योरेंस करा रखा है, तो अगर उसने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो उसने मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है या अपनी एन्युटी इनकम कराया हुआ है, तो उससे उसकी इनकम का इंतजाम हो जाता है और उसे पर मंथ या पर 3 मंथ 6 मंथ या एनुअल जैसे भी उसने अपना बीमा कराया हुआ है उसको इनकम मिल जाती है। या ओल्ड एज के लिए अगर उसने अपना बीमा कराया हुआ है तो ओल्ड एज के टाइम उसको पेंशन या मनी जो है बीमे की राशि के थ्रू मिलता रहता है, जिससे कि उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन रहता है।
ठीक इसी तरह अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और इस व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ है और अपने बच्चों को उसका नॉमिनी बनाया हुआ है या वाइफ को नॉमिनी बनाया हुआ है, तो ऐसे केस में डेथ के टाइम ये बीमे का सारा पैसा बीमा कंपनी जो है वो इसके डिपेंडेंट्स को दे देती है और उसके डिपेंडेंट जो है श्योर सिक्योर हो जाते हैं। तो ये मनी ज्यादा रिलायबल है बजाय उसके जो हमें चैरिटी से मिलता है या सेविंग से मिलता है, क्योंकि अगर आपने अच्छी खासी अमाउंट का बीमा कराया हुआ है तो आपके बच्चे और आपकी वाइफ, आपकी यानी फैमिली जो है काफी हद तक सिक्योर हो जाती है ऐसी मुसीबत के टाइम। तीसरा जो है ये सिकनेस के टाइम आपकी हेल्प हेल्प करता है, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस का पर्पस ही ये है कि अगर आप किसी भी वजह से बीमार हो जाते हैं और आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है उसकी सारी टेंशन जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है। तो बीमा न केवल हमारी इंजरीज के टाइम और सडन डेथ के टाइम हेल्प करता है, बल्कि हमारी सिकनेस के टाइम भी हमारी हेल्प करता है। इसी तरह अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपने एक्सीडेंटल बीमा लिया हुआ है, तो ऐसे केस में ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है उस एक्सीडेंट के अगेंस्ट। या आपने कंबाइंड बीमा लिया हुआ है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस में एक्सीडेंटल बीमा भी है और डेथ का बीमा भी है, तो ऐसे केस में भी आपको एक्सीडेंटल कवर मिलता है। और आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है और आप डिसेबल हो जाते हैं या आप कमाने के लायक नहीं रहते, तो आपको एक अच्छा खासा मनी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है, जो आपके लिए कुशन का काम करता है। इसी तरह अगर मान लीजिए आपके परिवार में कोई बच्चा डिसेबल है या अपंग है, ऐसे केस में और आपको ये लग रहा है कि अगर आपकी डेथ हो गई तो इसके बाद इस बच्चे का क्या होगा, तो आप उसका डिसेबल बीमा करा सकते हैं। और ताकि जब आपकी डेथ हो जाए तो बीमा कंपनी एक निश्चित मनी जो है हर महीने उस बच्चे को देती रहेगी, जिससे कि वो बच्चा सिक्योर रहेगा। तो इस तरीके से इंश्योरेंस के थ्रू आप अपने डिपेंडेंट जो हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं फुल्ली, और उसे आपके जाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह इंश्योरेंस जो है प्रोफेशनल को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जब मैंने आपको अभी पिछले लेक्चर्स में प्रोफेशनल वाला बीमा पढ़ाया था, तब मैंने आपको पढ़ाया था कि मान लीजिए कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी हो गई, या परसों ही था नासिक के हॉस्पिटल में आग लग गई, या आजकल हो रहा है ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की डेथ हो रही है हॉस्पिटल में, और अगर ये लोग जो है फैमिली जो है हॉस्पिटल के ऊपर कंपेंसेशन का दावा ठोक देती है, तो ऐसे केस में बीमा जो है वो इन अस्पतालों को, इन प्रोफेशनल को सिक्योर करता है अगेंस्ट द प्रोफेशनल नेग्लिजेंस एंड अगेंस्ट द मिस हैपनिंग दैट इज नॉट अंडर देयर कंट्रोल। ऐसी मिस हैपनिंग के थ्रू जो कि उनके कंट्रोल में ही नहीं है। इसी तरह बीमा जो है आपको अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट भी एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपने ये वाला बीमा कराया हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया था, वैसे भी अगर आपने बीमा कराया हुआ है और आप किसी वजह से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो बीमा कंपनी जो है आपको पर मंथ जो है एक राशि देती रहती है, जिससे कि आपका गुजारा आराम से चलता रहता है। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमें अनएम्प्लॉयमेंट के थ्रू भी। इसी तरह ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है पब्लिक लाइबिलिटीज के थ्रू भी, जैसे कि मैंने अभी पब्लिक लाइबिलिटीज आपको बताया कि मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई भी ऐसा हादसा हो जाता है जो गवर्नमेंट के हाथ में ही नहीं है या उसके कंट्रोल में ही नहीं है। जैसे कि अभी चमोली के अंदर अभी हिमाचल में हुआ कि पूरी जो है एकदम से वॉल्केनो टाइप नदी फट गई और इतना बाढ़ आ गई, और एनटीपीसी के काफी लोग जो थे वो टनल के अंदर ही दब गए, मजदूर जो वहाँ काम कर रहे थे। तो ऐसी भी कोई अगर लाइबिलिटी पब्लिक लाइबिलिटीज हो जाती है, तो इंश्योरेंस जो है उसकी अगेंस्ट भी सिक्योरिटी प्रदान करता है। तो इसलिए आजकल इंश्योरेंस जो है वो सोशल सिक्योरिटी का सबसे रिलायबल सोर्स माना जाता है, और इसीलिए इसे सोशल सिक्योरिटी के टूल के रूप में हम आज जानते हैं। और इसीलिए इसको गवर्नमेंट जो है प्रमोट कर रही है, सारे लोग प्रमोट करते हैं, और इसीलिए जो है इंश्योरेंस सबसे रिलायबल सोर्स